कसूर की बेकसूर ज़ैनब के कातिल की गिरफ्तारी का दावा, क्या इमरान नामी मुल्जिम वाकई मुजरिम है? इस सवाल का जवाब मिल भी जाए तो कई सवाल बाकी हैं। नकीबुल्लाह कत्ल केस, तहकीकाती टीम ने पुलिस मुकाबला जाली करार दे दिया। राव अनवार की दुबई फरार की कोशिश, वजीर दाखिला सिंध कहते हैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। फिर राव अनवार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? और दुनिया में अमीर अमीर से अमीर तक और गरीब गरीब से गरीब तक हो रहा है। पुरअमन दुनिया के लिए इक़्तिसादी तवाज़ुन कायम रखना होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ज़ैनब और दीगर बच्चों के कातिल और रेपिस्ट को मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम इमरान के बारे में कुछ इत्तलात मीडिया पर दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। उनमें से एक बताया गया है कि मोहल्ले में मौजूद था, रिहायशी था। इसके अलावा वालिद नफ्सियाती मरीज़ भी थे और वो ख़ुद मिस्त्री का काम भी करता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ैनब का केस और ये कसूर के बाकी बच्चों का केस जिस तरह से पेशरफ्त हुई है, क्या ये मामूल बन सकता है या नहीं? इसके अलावा हम प्रोग्राम में नज़र डालेंगे राव अनवार पर, जो जिन्होंने दुबई फरार होने की कोशिश की थी। उनका नाम ECL पे भी डाल दिया गया है। मुकदमा कब दर्ज होगा, सवाल अब ये पूछा जा रहा है। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से, और पहले तो हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा वसीम रियाज से, जो कसूर में मौजूद हैं। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वसीम, पहले तो बताइएगा कि कसूर की रिहायशियों का क्या रद्द अमल आया था इस खबर, इस इतलात के बाद? जी देखें, बिल्कुल जो मुल्जिम है वो रोल कोट ज़ैनब के घर से चंद कदम के फासले पर दूसरी गली में जो है वो रिहाइश पजीर था। जैसे ही ये खबर हाईलाइट हुई तो कसूर के जो रिहायशी उनकी बड़ी तादाद जो है वो ज़ैनब के घर जो है वो जमा हुई, और ज़ैनब के अपने अहले खाना जो है वो भी मौजूद थे। उनका कहना था कि मुल्जिम को जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा ही कुछ मुतालबा था जो यहाँ के मुकीम है उनका। और मुल्जिम के हवाले से बताता चलूँ तो उनके हवाले से भी हमारी यहाँ जो मुकामी अफराद उनकी बात हुई तो उनका कहना था कि मुल्जिम जो है वो अपने वालिद के साथ मिस्त्री का काम करता था ताहम कुछ अर्सा कबल जो उसके वालिद वफात पा गए। उसके अलावा ये जो है वो आजकल फारिग ही था। ताहम पुलिस ने इसको पहले भी हिरासत में लिया, लेकिन मुल्जिम जो है वो टाल मटोल से काम लेता और हीले बहाने करता था, जिस पर पुलिस ने इसको छोड़ दिया। फिर एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई, जिसमें इस मुल्जिम की निशानदही जो है वो की गई कि CCTV फुटेज से जो फुटेज मिली है उसमें जो नकलो हरकत है वो इससे इमरान से जो है वो काफी मुमासलत रखती है। जिसके बाद इसको हिरासत में लेकर जो DNA करवाया गया, पुलिस ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि वो इससे मैच कर गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट देने की और तफसीलें की। हमारे साथ मजीद बात करने के लिए इसी मौजू पर हिना जलानी साहिबा हैं, ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की कारकुन है बल्कि माहिर कानून भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा वक्त देने का। हिना साहिबा, आज जो खबरें ज़ाहिर है तस्वीर भी मुल्जिम इमरान की सारी मीडिया पे चलती रही, कुछ तफसीलात भी सामने आई। आपको लगता है कि इस केस में जिस तरह से पुलिस ने काम किया और भी ऐसे केसों में पुलिस काम कर सकती है? देखिए, पुलिस की जो कारकर्दगी इस केस में है वो कोई बहुत एक्सीलेंट तो नहीं है। जाहिर है कि ये एक ऐसा केस था जिसको शुरू ही से इनको पकड़ लेना चाहिए था, और जो कोताहियाँ इस क्राइम के फौरी बाद इनकी हैं उसी की वजह से कॉम्प्लिकेट हुई इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन का पहला असूल ये है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी आप फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन में इतना ज़ोर डालें कि जो शख्स जिसने क्राइम किया है उसको ये मौका ना मिले कि वो अपने कवर अप करे क्लूज़ को और अपने कदमों को। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो हमने देखा कि शुरू में इनकी कोताही थी, जिसकी वजह से इस केस को क्रैक करने में ज़्यादा देर लगी। दूसरी सरप्राइज़ जो मुझे है वो ये है कि पहली चीज़ जो इस किस्म के चाइल्ड अब्यूज़ केसेस में लोग देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये देखते हैं कि इर्द गिर्द के लोग कौन हैं। क्योंकि हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अमूमन जो चाइल्ड अब्यूज़ के परपेट्रेटर्स होते हैं वो बच्चे के करीब के लोग ही होते हैं। करीब के लोग ही होते हैं ना साहिबा। मैं यहाँ आपको रोकूंगी क्योंकि ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वका। अमीन साहब, आपका रद्द अमल इस गिरफ्तारी पर, मुल्जिम इमरान से वाकफियत थी कि नहीं थी? जी अमीन साहब, आपका रद्द अमल, आपका रिएक्शन, आप मुतमईन है पुलिस ने जिस तरह से तहकीकात की और मुल्जिम को गिरफ्तार किया? हाँ जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। और आप
की आपको बातचीत हुई आपकी हुकाम से, राना सनाउल्लाह साहब से? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई जी। और कोई, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि मोहल्ले का रहायशी था, तो कोई वाकफियत थी? हाँ, वो महल्ले का रही था, कोई खास वाकई नहीं थी, लेकिन मतलब महल्लेदार से थोड़ा बहुत है था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ये मतलब ना वो इस्लाम का ये लैक्सलेट नहीं थी। और पुलिस ने मुलजिम के बारे में आपको क्या बताया रिपोर्ट के मुताबिक? पुलिस ने तो इस मामले में मुझे मेरे साथ खास नहीं मामला दिया शेयरिंग की, लेकिन मेरे अपने जो रिलेटिव थे वो पुलिस के साथ पूरी इन्वेस्टिगेशन में साथ शामिल थे। और उन्होंने आपको फिर क्या बताया? उन्होंने इसको ना आइडेंटिफाई किया कि ये लड़के को ना जब डीएनए टेस्ट हो रहा है ना, तो ये कह रहा था मुझे हार्ट ये प्रॉब्लम हो गया, ये वजह तो थोड़ी सी है ना इसकी ना जो हरकत मशकूक थी, तो फिर ये उस वजह से ये उन्होंने ना फिर इसको खुसूसी बात किया, आइडेंटिफाई किया, और इसको मैंने अपनी वो कह लोगे उसकी जो चेहरे की परेशानी और जो कह रहा था, उन्होंने कहा इसकी 20-25 साल उम्र है, ये कैसे कह रहा मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, ये और सर इस तरह की बातें कर रहा है। तो फिर इसको उन्होंने खुद से इंडिकेट किया, तो उसके बाद ये टेस्ट हो गया, पता चल गया। अच्छा अमीन साहब, आप वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करने जा रहे हैं? हाँ जी। आप सवालात आपके क्या होंगे उनसे? आप किस चीज की वजाहत चाहेंगे? अब यहाँ मौसम है, ये मौसम है यहाँ पर। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया अमीन साहब हमें वक्त देने का, हमसे बात करने का। हिना साहिबा, आपने जैसे कहा कि एक तरफ तो जाहिर है पुलिस की कोताहियां तो हैं और फिर अब बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया, लेकिन एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अभी तो मुकदमा होना है, क्या मीडिया ट्रायल पे बात हो सकती है या अभी नहीं हो सकती कि एक मुलजिम है उस पर अभी उसको मुजरिम करार नहीं दिया गया? देखिए, ये तो बड़ी नामुनासिब बात है कि एक शख्स जिसके ऊपर अभी इल्ज़ाम है और उसके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन को भी सबूत के तौर पर ऑर्गेनाइज करके और अदालत में चलान फॉर्म पेश करना है और उसकी ट्रायल अभी चलनी है, तो आप मीडिया वाले जो है ना ऑब्सेस ना हो जाया करें एक इंसिडेंट से। ज़ैनब का जो केस है ये अहम सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये एक बच्ची का केस है, ये अहम इसलिए है क्योंकि ये आपको निशानदेही कर रही है कि किस हद तक संगीन मसला अब बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बन गया है इस मुल्क में, ना सिर्फ फ़ौजदारी निज़ाम के लिए बल्कि उन मुआशरती इक़दामात के लिए भी जो कि हमें अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कम्युनिटीज़ में करना है, मोहल्लों में करना है, लोकल गवर्नमेंट को मुतहरिक करना है, सोशल वेलफेयर के अदारों को मुतहरिक करना है, NGOs और गवर्नमेंट को मिल के सर जोड़ के ऐसे इक़दामात रेकमेंड करने हैं जो कि इन प्लेस किए जाएं ताकि बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। एक दफ़ा बच्चे के साथ ट्रेजेडी हो जाए और उसके बाद जो इक़दामात हैं वो अपनी जगह पर एक अहम चीज़ हैसियत रखते हैं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों के लिए माहौल आपके गली मोहल्लों का, आपके घरों का जो है वो महफूज रहे। यहाँ पर आपकी सिर्फ जो रियासत है और उसके अहलकार जो हैं वही सिर्फ नाअहल नहीं है, आपका माशरा भी बेहिस्सा है, माफ़ कीजिए, और ये अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते कि बच्चों को महफूज किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आज ही आपने ख़बर पढ़ी होगी कि एक 10 साल के बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल और मदरसे में दी एक मौलवी साहब कराची में और उसको मार दिया। मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा बेगैरत और बेहिस मुआशरा नहीं है जो एक मासूम बच्चे को जो अपनी दिफा नहीं कर सकता तशद्दुद का निशाना बनाते हुए देखता है और टॉलरेट करता है। और हिना साहिबा, अगर कराची की बात करें तो वहाँ तो कानून भी है कॉर्पोरल पनिशमेंट के खिलाफ। देखिए, कानून सिर्फ अज खुद काम नहीं करता, कानून तब सही अपना असर दिखाता है जब मैकेनिज़म्स ऑन द ग्राउंड ऐसे इफ़ेक्टिव और मौसर हों जो कंप्लेंट का, जो मॉनिटरिंग का, जो अकाउंटेबिलिटी का इंतज़ाम और सिस्टम ठीक करते हों। मेरा ख्याल है कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो भी पॉलिसी प्रोविंशियल लेवल पर बने वो नाकाम ही होगी अगर आप लोकल गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हर काम प्रोविंसेस ने नहीं करना। तो आपको लगता है हिना साहिबा, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन के मराकज़ मौजूद हैं पंजाब में, उतने नहीं है जितने होने चाहिए? चाइल्ड प्रोटेक्शन का ऐसा लगता है कि मौसर, माफ कीजिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन के आपके जो मराकज़ हैं वो आपके कैपिटल में मरकूज हैं, जो दूसरी उनकी ब्रांचेस छोटी छोटी शहरों में हैं वो बिल्कुल
غیر مؤثر ہیں کیونکہ نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، نہ ان کے پاس ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس عملہ ہے۔ سو آپ یہ کہہ دینا منہ زبانی کہ یہ ہم نے کر دیا اور وہ کر دیا، یہ ناکافی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی صحیح اقدامات ہو نہیں رہے۔ میرا خیال ہے کہ سوشل لیول پر بچوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا، پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرنا، کمیونٹیز کو، محلوں کو متحرک کرنا کہ اپنے اپنے محلوں میں ایسے اقدامات کرو بچوں کے لیے کہ ان کی حفاظت بھی ہو اور ان کو اندر بند بھی نہ کرنا پڑے، بچوں کو ایک کھلا ماحول ہو، اپنے محلے داروں کو جانیں، ان کو پہچانیں، اور بچوں کے لیے آپ ایسی جگہیں بنائیں جہاں کلیکٹیولی وہ اپنی ایکٹیویٹی سیفٹی سے کر سکیں، وہ سیفٹی سے کر سکتے۔ آخری سوال جو میں پوچھنا چاہوں گی ہنا صاحبہ، کیونکہ بہت سارا ایک مطالبہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملزم زینب کے ملزم کو پبلکلی ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے اس ملک میں۔ رول آف لا ہمیشہ جو ہے وہ مستند ہوتا ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ کے ہاں قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، چاہے وہ قانون جو سب سے بڑی سزا رکھتا ہے وہ دیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اگر وہ نفسیاتی مریض ہو، دیکھیے اگر نفسیاتی مریض ہے تو اس کے لیے بھی قانون ہے، مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عدالتوں نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ وہ ٹرائل کے قابل ہے، اور اگر وہ ٹرائل کے قابل ہے تو وہ اس کو کتنی سزا ہونی چاہیے یہ عدالتوں کو معلوم ہے۔ یہ پریشر پبلک جو ہے نا، اور پبلک جو ایک ہسٹیریا کریٹ کیا جاتا ہے، جسٹس کا مطلب پھانسی نہیں ہے، جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو بھی قانون ہے اگر وہ پورے طریقے سے اپلائی ہو تو وہی جسٹس ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون میں کوئی سکم ہے تو قانون بدلیے، لیکن پھانسی ہر چیز کا علاج نہ ہے۔ اگر ہوتی تو آج یہاں پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں جہاں پھانسی کا استعمال مرڈر کے لیے کیا جاتا ہے تو مرڈر ہوتا ہی نہ۔ مرڈر کی جو ریشیو ہے وہ بتدریج بڑا ہے ڈسپائٹ ڈیتھ سینٹنسز۔ سو یہ باتیں پبلک کو جو ہسٹیریا دلاتے ہیں نا لوگ، ان کو چاہیے پبلک کو بھی سوچیں، لاجکلی اور ریشنلی سوچیں۔ آپ لمبی سزائیں دیں۔ ہنا صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ انصاف تبھی ہوتا ہے جب قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے نقیب اللہ محسود کے قتل کے کیس کی اور راؤ انوار کی دبئی فرار ہونے کی کوشش۔ جھوٹا ایک انکاؤنٹر تھا، جو بھی اثرات ہوں گے وہ کیسر کردار تک ضرور پہنچیں گے۔ میری نظر میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ نقیب اللہ کا قتل ناحق ہوا، پولیس مقابلہ جعلی تھا، تحقیقاتی کمیٹی نے سب کہہ دیا۔ دوسری طرف راؤ انوار کی ملک سے بھاگنے کی کوشش، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ ناصر صاحب وقت دینے کا۔ ناصر صاحب سب سے پہلے آپ سے تصدیق کرنی ہے، کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایف آئی آر کی ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے راؤ انوار کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں وہ ان کو حق دیا گیا ہے، ان کے لواحقین کو ان کے والد صاحب کی طرف سے ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، اور انہیں بالکل کہا ہے کہ جس طرح کی بھی وہ ایف آئی آر درج کرائیں، اور ویسے بھی اس پہ آپ کو پتہ ہے ایکشن ہوا ہے، نوٹس لیا گیا ہے، راؤ انوار کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ وہاں پہ جو 2 یا 3 ایس پی صاحبان تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، ایک ڈی ایس پی اور 11 ایس ایچ اوز تھے وہاں پہ، ان سب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ہٹا دیا گیا ہے یا ٹرانسفر کیا گیا ہے یا معطل کیا گیا ہے؟ جی ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور یعنی کہ ٹرانسفر کیا گیا ہے؟ ٹرانسفر کا ظاہر ہے ان سے عہدوں سے ہٹا دیا گیا، یہ نہیں کیا کہ ان کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے، ایسا نہیں کیا، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اور جو انکوائری کے سربراہ ہیں اس کمیٹی کے، ثناء اللہ عباسی صاحب، سلطان خواجہ صاحب اور آزاد خان یا جو لوگ ہیں وہ اس پہ انکوائری کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت اچھے افسران ہیں، اور جو بھی ان کی فائنڈنگز آئیں گی اس پر عمل ہوگا۔ اسی وجہ سے ایف آئی آر بھی ابھی وہاں پہ تقریباً درج ہو چکی ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے معلوم کیا تھا،
तो लिखी जा रही थी उस वक्त। ठीक है, तो FIR भी दर्ज हो जाएगी जल्द। अच्छा, राव अनवर साहब की जो फरार होने की कोशिश है उस पर कुछ आपके कमेंट, क्योंकि NOC जो उनके पास थी वो चीफ सेक्रेटरी सिंध के नाम से थी जी, और वो 20 जनवरी उसकी तारीख उस पर दर्ज थी। जी, वो जो दिखाई जा रही है मीडिया पे भी, वो जी बिल्कुल फेक है। और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी खुद बात हुई है, उन्होंने कहा कि ना किसी ने मुझसे परमिशन मांगी है और ना ही उनके ऑफिस ने किसी को भी परमिशन दी है। तो आपको क्या लगता है जो फरार होने की कोशिश थी उससे आपको क्या राय रखते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत गलत है और वो भी उनके खिलाफ ही ये बात जाएगी, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी हर बात का बताने को कमेटी को या जो भी सिलसिला है। लेकिन नासिर साहब उनको मौका तो दिया गया था, वो खुद ही पेश नहीं हुए। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर वो पेश नहीं हो रहे और यहाँ से जाने की इस तरह की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो जाहिर है उनको हर लिहाज से ही इसमें आ रहे हैं वो, और फिर उनको समझना चाहिए कि उन पर एक्शन भी होगा, हर चीज होगी। और जब FIR अभी दर्ज हो रही है तो उसके बाद जो उसमें नॉमिनेट होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, उनका नाम राव अनवर का नाम ECL पर भी डाल दिया गया था, तो इससे पहले हुकूमत सिंध ने विफाक को सिफारिश क्यों नहीं की, वजारत दाखिला को, कि नाम ECL पर डाला गया? लगता तो यही है कि वो फ्लाइट रिस्क तो हैं और तहकीकात चल रही थी। ये तो अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे या वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। सिंध गवर्नमेंट ने इसका सबसे पहले नोटिस लिया, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने जो सो मोटो लिया उससे पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर ने इस पर एक्शन लिया था और ये एक आला अफसरान की कमेटी बना दी गई थी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर सिंध गवर्नमेंट का कोई भी इस तरह की बात हो, इनको कोई फेवर देना होती या कुछ और होता, तो इस तरह के अफसरान की सरबराही में बनाई न जाती ये कमेटी जो थी। ये इसी वजह से बनाई कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब की बहुत अच्छी रेपुटेशन है। इवन जो जुडिशल इंक्वायरी होती है तो जस्टिस साहिबान भी इन्हीं को मुकर्रर करते हैं। तो इसलिए हमारा तो अगर ये जो मुख्तलिफ परसेप्शन आ रहे हैं मीडिया पे भी जी सिंध गवर्नमेंट इनको कोई फेवर दे रही है या इनको बचा रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों को अगर कोई इस तरह की बात होती तो इस तरह की कमेटी न बनती इन अफसरान की। और फिर ये जो इजाजतनामे की बात आ रही है कि जी सिंध गवर्नमेंट ने कोई, और आपका कहना है कि ये जाली है, ये जाली है? जी बिल्कुल, जी। अच्छा, राव अनवर यकीन दिलाता हूँ आपके तवज्जुह से, आपकी मीडिया को, आपके चैनल को, नेटवर्क को पूरी दुनिया में देखा जाता है कि किसी को भी किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी, रियायत नहीं मिलेगी। नासिर साहब, मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाह रही थी कि SSP मलीर राव अनवर के खिलाफ पहले भी इल्जामात थे, ऑन द रिकॉर्ड वो भी कह चुके हैं कि मैं मावरा अदालत कत्ल के वाक़यात में मुलविस था, लेकिन इससे पहले जब तक शोर नहीं बचा नकीबुल्लाह महसूद पर, एक्शन कोई नहीं लिया गया। देखिए, ये एक सिलसिला दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी सिलसिला था उसमें मुख्तलिफ इनकाउंटर्स हुए थे। अब उसमें कभी भी ये बात नहीं आई थी कि ये जी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, क्योंकि ये एरिया या इस तरह की जगहें जो हैं वो आमाज गाहें थी टेररिस्ट की, और यही वजह है कि इनके ऊपर भी खुद का हमला हाल में ही हुआ है, उससे पहले भी उस पे भी। लेकिन यही इंक्वायरी कमेटी जो है सवाल उठा रही है कि ये वाकई खुद कुछ हमला था या नहीं। जी, वो उसको बिल्कुल चेक किया जाएगा और वाकई अगर उसमें भी इसीलिए इंक्वायरी की जा रही है उसकी भी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इन्होंने अपने उसमें वीडियो जो पैगाम आते हैं इनके या जो भी सिलसिला होता है जिससे ये लोग किसी भी बात को करते हैं, अडॉप्ट करते हैं कि जी हमने ये किया है, वो सब भी मौजूद है। तो ये एक है अपनी जगह पे सिलसिला, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी भी बेगुनाह शख्स को या कोर्ट से पहले कोई इस तरह की किसी के साथ हो, किसी को मारा जाए। इसकी कभी भी सिंध गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी, ना ही सपोर्ट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब वक्त देने का। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक। में एक
बार फिर खुशामदीद। दुनिया के दौलतमंद लालच और हवस की वजह से अमीर तर हुए जा रहे हैं, जबकि गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। ऑक्सफैम ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास से कबल अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है। बरतानवी तंजीम ऑक्सफैम की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2017 के दौरान मेहनत से हासिल की गई दुनिया की 82% दौलत महज 1% अमीर तरीन अफराद की जेब में गई, जबकि निस्फ गरीब आबादी की दौलत में कोई इजाफा न हो सका। बरतानवी इदारे की रिपोर्ट, जिसका उन्वान था मेहनत को नवाजिन दौलत को नहीं, के मुताबिक साल 2017 के दौरान अरबपति बनने वाले अफराद की तादाद तारीख में सबसे ज्यादा रही, जबकि 1% अमीर तरीन तबके की दौलत में गुज़श्ता साल 762 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। ये इतनी दौलत है कि दुनिया से इंतहाई गुर्बत को 7 बार खत्म किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दौलतमंद अफराद की मईशत का इन्हिसार कम उजरत पाने वाले मेहनत कशों पर है। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि दुनिया के टॉप 5 फैशन ब्रांड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव 4 दिन में जितना कमाते हैं, बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिमीन सारी जिंदगी काम करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ऑक्सफैम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि जो लोग हमारे मलबूसा तैयार करते हैं, मोबाइल फोन असेंबल करते हैं और अनाज उगाते हैं, उनका इस्तेसाल किया जा रहा है ताकि कॉरपोरेशन और अरबपति सरमायाकारों का मुनाफा बढ़ता रहे। इदारे के मुताबिक इस दौलत में इजाफे की बड़ी वजह टैक्स चोरी भी है और गुज़श्ता साल इसी 1% तबके ने तकरीबन 200 अरब डॉलर्स का टैक्स बचाया। रिपोर्ट में हुकूमतों पर जोर दिया गया है कि वो टैक्स बचाने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करें और पैसे को तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए नौकरियों पर खर्च करें। रिपोर्ट की मजीद तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑक्सफैम के नुमाइंदा मुस्तफ़ा तालपुर। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब हमें वक्त देने का। सबसे पहले ये तो आपकी रिपोर्ट ज़ाहिर है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में है, अगर हम पाकिस्तान की तरफ इसकी नज़रें यहाँ डालें तो क्या गैप है, क्या इनइक्वालिटीज़ हैं? बहुत शुक्रिया अंबर, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया। और ये हर साल ऑक्सफैम जब ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम होता है तो उसमें हम ये रिपोर्ट शाया करते हैं। तो आपने ग्लोबल जो डेट फिगर्स हैं वो तो आपने देख ली कि हर दूसरे दिन दुनिया में 1 अरबपति जो है वो शामिल हुआ है पिछले साल, और 762 अरब डॉलर की वो 2043 लोग हैं दुनिया में जिनकी दौलत में 762 अरब रुपए का सिर्फ 1 साल 12 महीने में इजाफा हुआ है, जबकि जो आधी आबादी है दुनिया की 3.6 बिलियन 3.5 अरब जो लोग हैं, उनसे ज़्यादा 7 करोड़ लोगों की दौलत ज़्यादा है, 1% जो दुनिया के लोग हैं। तो इतनी तफरीक दुनिया में अदम मसावत बढ़ रही है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारे पास इतनी मुस्तनद मालूमात नहीं है, आदाद शुमार नहीं है। उसका एक वजह यह है कि जो अमीर लोग हैं वो जो ये सर्वे होती हैं वो फॉर्म भरते नहीं और हमें मालूमात सही नहीं मिलती, इसीलिए दौलत और इनकम की जो वो तफरीक है उसका इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन कुछ और तरीके हैं जिनसे ये पता लग सकता है। इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर हैं या प्रॉक्सी कह लें कि जो मुतबादल हैं, कि अगर आपके पास वो मालूमात नहीं है, उसका एक मुतबादल ये है कि जो 20% अमीर लोग हैं पाकिस्तान में, वो जो 20% गरीब लोग हैं उनसे 7 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं साल में। दूसरा आप उसका इंडिकेटर ये देख लें कि जो गरीब घरानों के बच्चे हैं पाकिस्तान में, वैसे भी 45% जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो उनको खुराक नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए अपने एज के हिसाब से। वही हाल अब तालीम और सेहत का है। जो गरीब घरानों के पॉपुलेशन है उनको सेहत और तालीम की उस तरह की सहूलियात नहीं मिलती। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और दूसरा ज़मीन का है। मैं आपको बताऊं, लैंड जो 2/3 सिंध में देहाती घराने हैं उनके पास 0 लैंड है, और जो आधे रूरल घराने हैं, देही घराने पंजाब में हैं, उनके पास 0 लैंड है। तो वो तो आपको वाज़े लगता है कि लैंड किस तरह कंसंट्रेटेड है। और मैं अभी देख रहा था पाकिस्तान का जो हमारा 38 आर्टिकल है डी, वो कहता है कि प्रिवेंट करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, कि दौलत के इर्तिकाज़ को हम रोकेंगे पाकिस्तान में। आइन हमारा कहता है 38, और जो जिस ज़राए से आमदन आती है उसको हम मुनसफाना करेंगे ताकि वो चंद हाथों में न जाएं। तो अब वो हम सबको पता है कि वो किधर हैं।
اچھا، تو یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس تفریق کا اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کچھ اور رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں مڈل کلاس طبقے میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیں، جو ساری دنیا میں یہ ہماری رپورٹ بھی کہتی ہے کہ غربت جو ہے وہ کمی ہے. اگر تعداد ہم دیکھیں تو یہ جو اقتصادی ترقی پوری دنیا میں ہوئی ہے، جس کو ہم جی ڈی پی گروتھ کہتے ہیں یا اکنامک گروتھ کہتے ہیں، اس سے غربت کم ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ غربت کم ہونے کے ساتھ ساتھ جو تفریق ہے امیر اور غریب کی وہ بڑھی ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ جی اگر یہ فگر آتی ہے کہ جی پاکستان میں غربت 30-32 سے 17-18% آ گئی ہے غریب لوگ، تو لیکن جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے. اور وہ پھر کیونکہ آگے یہ ایک بہت بڑا اقتصادی اس میں ہم کہیں کہ اسٹرکچرل ایشو ہے کہ جیسے جیسے وہ فرق بڑھتا جائے گا اور دولت مرکوز ہوتے جائے گی، وہ آگے آپ کی اکنامک گروتھ کو روکے گی. اور فرسٹریشن بھی زیادہ پیدا ہوگی لوگوں میں. فرسٹریشن ہوگی آپ کی، اس کے ساتھ سیکیورٹی لنکڈ ہے آف کورس. یہ بھی دنیا میں ایک نون ریسرچ ہے کہ جہاں جہاں یہ شہروں میں یہ فرق بڑا ہے وہاں لا لیسنس بڑی ہے اور سیکیورٹی کے مسائل ہوئے ہیں. یہ چینا جپٹی ہوئی ہے. تو یعنی کہ جب ہم کچھ اپنی اکنامک پالیسیز بناتے ہیں تو اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ تالپور صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، لیتے ہیں اب چھوٹی سی بریک. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور آپ کچھ بات کرتے ہیں ایسے کوپہما کی جس کے حوصلے پہاڑ سے ہی بھی بلند ہیں. چین کے کوپہما لائی چی وائی کے ساتھ پیش آنے والے حادثے نے اس سے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت تو چھین لی، لیکن اس کے حوصلے پست نہ کر سکا. لائی چی وائی کا شمار ملک کے بہترین کوپہماؤں میں ہوتا تھا جب وہ ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہوا اور اپنی ٹانگیں کھو دینے کے بعد ایک ویل چیئر سے بند گیا. تاہم لائی چی نے ویل چیئر کو اپنے شوق کے آڑے نہ آنے دیا اور ویل چیئر کے ساتھ ہانگ کانگ کی سب سے اونچی چوٹی سر کرنے میں کامیاب ہو گیا. لائی چی کا کہنا ہے کہ اس نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کئی سال تک روزانہ 10 گھنٹے مشق کی. حادثے سے پہلے لائی چی کو دنیا کا 8واں جبکہ چین کا پہلا بہترین کوپہما ہونے کا اعزاز حاصل تھا. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے.